हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बेसिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में ज्योग्राफी क्लास 6 की। आज हम लोगों का क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है ग्लोब, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं दो ग्लोब बना हुआ है। ये एक ग्लोब बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं एक रेखा जो है पश्चिम से पूर्व ये खींची हुई है, इसको हम कहते हैं अक्षांश। और ये एक रेखा जो है उत्तर से दक्षिण खींची हुई है, इसको कहते हैं देशांतर। तो इन दो ग्लोबों में अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई दिखाई गई हैं। ये सारी पूरब से पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची गई हैं सब अक्षांश है, और ये सारी जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं ये देशांतर है। नीचे देखते हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। फ्रेंड्स, कई जगह पूछ देता है कि ग्लोब क्या है, इसको आप देख सकते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये एनसीईआरटी है, इसीलिए कहते हैं आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक चीज़ें इसमें पता होता है। ये ग्लोब का जो है चित्र दिखाया हुआ है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये अक्ष है। ये ग्लोब जो है इस अक्ष के सहारे क्या करता है? घूमता है। कह रहा है ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लाए जा सकते हैं। सही बात है, बड़ा ग्लोब रहेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लिए जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दूसरी अच्छी इम्पोर्टेंट इसने बताया कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आओ कुछ करके सीखते हैं। बता रहा है जिसमें एक क्या कह रहा है, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एनसीईआरटी क्लास 6 है, तो इसमें क्लास 6 के बच्चों के अनुरूप ही सभी चीज़ों को बताया जाएगा। कह रहा है कि एक आप बड़ा सा आलू ले लें और घर में जो स्वेटर बुनने के लिए सिलाई यूज होता है उसको इसमें ऐसे गूंथ दें, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसी सिलाई के सहारे ये घूम सकता है। ये आलू जो है घूम सकता है, तो ये जिसके सहारे घूमेगा उसको क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे ये। और इसके ऊपर के सिरे को नॉर्थ और दक्षिण के सिरे को साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ आप कह सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। बिल्कुल। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। हाँ बिल्कुल है। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व को घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। सबको पता है, आप समझाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को भी पता है, जो पढ़ रहा है उसको भी पता है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ देगा कि विषुवत वृत्त, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा विषुवत वृत्त कहा जाता है किसको। तो कह रहा है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ग्लोब है और कोई एक काल्पनिक रेखा यहाँ से हम खींच दें तो इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट दें, इसी को क्या कहते हैं?
ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है। चूँकि पृथ्वी गोल है इसलिए सामने से आपको दिख रहा है ऐसे राउंड में ये रेखा रहेगी, इसी को क्या करेंगे, कहेंगे विषुवत वृत्त कहेंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुव वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब ये ग्लोब पे आपको अक्षांश रेखाएं दिखाने का प्रयास किया हुआ है। ये जो सारी रेखाएं ग्लोब पे खींची गई हैं, पश्चिम से पूर्व ये रेखाएं जो खींची गई हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये विषुवत वृत्त है, जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट जो लाइन है ये विषुवत वृत्त है। यहाँ से विषुवत वृत्त से जो है उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, यहीं से नीचे जब जाएंगे तो दक्षिण की तरफ जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये अक्षांश रेखाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि विषुवत वृत्त किस अंश को दर्शाती है, तो शून्य अंश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360। हाँ, किसी भी वृत्त का माप कितना होता है, 360 होता है। और जब उसका हम 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे इसको। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर एवं दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः कह रहे हैं फ्रेंड्स की जो है किसी भी दिशा को ज्ञान के लिए हम किसी न किसी अक्षर से उसको अंकित करते हैं। जैसे उत्तर को किससे दिखाते हैं, उ अक्षर से, और द से दक्षिण। वही चीज़ समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा है। कह रहा है कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बोलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर ये कोई वृत्त हमने ले लिया और इसको हमने 20 से विषुवत वृत्त से ये 0 अंश कर दिया तो ये ऊपर के भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और दक्षिण का साउथ हो गया। तो जो अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे है वो कहाँ पे है, 20 अंश किधर है, वो 20 अंश उत्तर में है। तो यहाँ ये जो अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं तो उसकी स्थिति मान लीजिए यहाँ पे 20 अंश है, और कह रहा है कि चंद्रपुर जो है वो कहाँ है, उसको स्थिति 20 अंश दक्षिण है। तो हो सकता है उसकी स्थिति ये उत्तर है तो ये नीचे वाला क्या आएगा, दक्षिण आएगा, यहाँ स्थिति हो सकती है। या भारत है यहाँ पे स्थिति तो यहाँ पे स्थिति हो सकती है। ये है, यानी हमें जब तक हम किसी भी अक्षांश को उसको दिखाएंगे नहीं कि यह उत्तर है या दक्षिण, तब तक हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे किसी स्थान की स्थिति। इसलिए उसको अक्षरों के माध्यम से दिखाया गया है। नीचे देखते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है विषुवत वृत्त जो सीधे सीधे ग्लोब को क्या करती है, 2 बराबर भागों में काटती है। यहाँ से उत्तर की तरफ को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ से दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव। अब इसको जो है, ये वृत्त जो है इसको 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये विषुवत रेखा है आपकी। विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश दक्षिण को क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। 23.5 अंश उत्तर को कर्क और 23.5 अंश दक्षिण को मकर। इन दोनों के मध्य में ये जो ग्रीन देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और फिर कर्क रेखा से लेकर के 66.5 उत्तरी में ये जो उत्तरी ध्रुव है, कर्क रेखा से 23.5 अंश से 66 अंश के बीच को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और 66.5 से लेके यहाँ 90 होगा तो इसको बोलते हैं शीत। सेम प्रोसेस नीचे भी है,
मकर रेखा से नीचे 66.5 दक्षिणी को शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन यहाँ दक्षिण ही है तो दक्षिण है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। यहाँ पे उत्तरी ऊपर है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। और फिर जो है 66.5 दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी तक किसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, ये जो पोर्शन है। तो 3 ताप कटिबंधों के बारे में जानकारी हम लोगों ने इस मैप के थ्रू जाना। आशा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, विषुववृत्त क्या होता है, 0 अंश होता है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिण को 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, ये है, नीचे देख लेते हैं कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आपको बताया 23.5 अंश उत्तरी को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी को मकर रेखा, 66.5 अंश उत्तरी को उत्तरी ध्रुव, 66.5 अंश दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, कह रहा है कि कर्क एवं मकर रेखा, कर्क रेखा कौन सी होती है, 23.5 अंश उत्तरी, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी। कह रहा है कि सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कर्क और मकर रेखा पे वर्ष में एक बार सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है। ये कुछ उदाहरण दे रहा है। सीधी सतह पर टार्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, सही बात है। अगर हम टार्च को सीधा रखेंगे तो वह कम जो है क्षेत्र पे फैलेगा उसका प्रकाश। अगर तिरछी सतह पर टार्च का प्रकाश क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन वह अधिक क्षेत्र पे उसका प्रकाश फैलेगा। ये देशांतर के बारे में देख लेते हैं इसको। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, पश्चिम से पूर्व ऐसे खींची जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो ये रेखा खींची गई है, जैसे 0 अंश की ये रेखा है, ये रेखाएं जो हैं यानी उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्य रहता है, जिसको शीतोष्ण कहते हैं। कर्क रेखा और 23.5 अंश की जो कर्क रेखा है उसके ऊपर जो है 66.5 अंश का है, तो 23.5 से 66 के बीच का जो होगा क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। और 66 से 90 के बीच का जो होगा वो शीत होगा। और 0 से 23.5 के बीच का क्षेत्र जो क्या है वह उष्ण है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ये ग्लोब है और ये अपना अक्षांश और देशांतर रेखाएं होंगी, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में सूर्य के प्रकाश वर्ष भर मिलता है, लेकिन यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पहुँचता है तो तिरछी पड़ती हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, ठंड रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तरों को आपस में मिलती हैं। एक टॉपिक नोट करने लायक यहाँ पे है, कह रहा है कि जो ये देशांतर रेखाएं जो हमारी खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण, ये ध्रुवों से ऐसे खींची जाती हैं,
ये एक देशांतर रेखाएं हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इन दोनों ध्रुवों के पास जैसे जैसे देशांतर रेखाएं पहुंचती हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लास्ट में ऐसा जगह एक रेखा होती है जो बिंदु बनता है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घटती जाती है। नोट करने वाली चीज़ें हैं ये सब। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय के ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान क्या है, 0 देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। फ्रेंड्स, देशांतर रेखाओं से हमें समय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अभी जैसे इसने बताया कि अगर हिंद महासागर में कोई द्वीप है और प्रशांत महासागर में कोई द्वीप है और एक ही स्थिति पे है, तो उसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगा, कैसे हम जानेंगे कि वहाँ टाइमिंग क्या है, कैसे चल रहा है। तो नीचे हम इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, ये आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ और इस फिगर के माध्यम से मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। फ्रेंड्स, ये ग्रीनिच रेखा है, ये आप देख रहे हैं डॉटेड, इंग्लैंड में है। इसी को प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा गया। ये 0 डिग्री क्या है, प्रमुख यमोत्तर रेखा है। देशांतर रेखा भी इसको बोलते हैं, प्रमुख यमोत्तर देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री है। और यहाँ से जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, ये ईस्ट की तरफ जब बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो यहाँ से 180 अंश पूर्वी देशांतर होगा। और यहाँ से जैसे हम पश्चिम बढ़ेंगे तो 180 अंश क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा और यह पूर्व देशांतर हो जाएगा। अब किसी द्वीप की अगर स्थिति देखें, प्रशांत महासागर में कोई द्वीप यहाँ पे है और भारत में कोई द्वीप है यहाँ पे, तो इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगा कि कितने जो है दूरी पे एक दूसरे पे हैं। चूँकि देशांतर रेखाओं से हमें समय का ज्ञान प्राप्त होता है, हम समय निकालते हैं। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पे कितना घूमती है, एक चक्कर घूमती है, यानी 360 घूमती है। तो क्या करेंगे हम, 360 में 24 से डिवाइड करेंगे। आंसर इसका आ जाएगा कितना, 15। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 अंश देशांतर। यानी ग्रीनिच जो है, ये जो ग्रीनिच रेखा है इंग्लैंड में, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ जो टाइमिंग होगी, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे एक देशांतर अब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है। तो अगर हमें निकालना है कि 1 घंटा में 15 देशांतर, अगर यहाँ से कोई देश है तो यहाँ पे अगर कोई 15 देशांतर तक है देश, कोई 30 देशांतर पे है, तो यानी यहाँ के समय से यहाँ का समय कितना बढ़ जाएगा, 2 घंटे बढ़ जाएगा। 15 देशांतर पे 1 घंटे बढ़ जाएगा। और अगर हम इसको निकालना चाहें कि फिर एक देशांतर पे कितना समय बढ़ रहा है, तो 15 जो है 60, ये है मिनट आपका, और इसमें हम जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। यानी 4 मिनट में एक देशांतर रेखा पर समय का हम निर्धारण करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर हम एक बार आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बता रहा है।
अब ग्लोब पे अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनती हैं उनको ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है असम में जो है क्या है, धुबरी जो है 26 अंश उत्तर अक्षांश है और 90 अंश क्या है, पूर्वी देशांतर पर स्थिति है। तो कह रहा है कैसे उस जगह को हम जो है उसके बारे में पता लगाएंगे। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं, जैसे कह रहा है फ्रेंड्स कि ये भारत है, अभी यहाँ असम है, तो असम जो है इसकी स्थिति कह रहा है कि 26 अंश उत्तरी है। अब इसको अगर हम 4 भागों में इससे बांट लें तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये इस तरह का जो पोर्शन है क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। अब उसकी स्थिति क्या है धुबरी की, तो 26 क्या है अक्षांश। अक्षांश रेखाएं आप लोगों को पता है पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं ऐसे। अगर हम मान लें कि यह जो है 26 क्या है अक्षांश है, और देशांतर रेखाएं जैसे ये बीच का देशांतर 0 हो गया, यहाँ मान रहे हैं, हालांकि 0 प्रमुख यमोत्तर देशांतर रेखा ग्रीनिच इंग्लैंड में है, ध्यान रखिएगा, भारत में नहीं हम कह रहे हैं, उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं ये। तो यहाँ पे जो है 90 ये क्या हो जाएगी, पूरब, ये देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, पूरब हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 90 है पूरब और 26 जो है उत्तरी है, तो ये जो एरिया हमारा हो जाएगा ये असम के धुबरी का, हम वहाँ पे स्थिति उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे बांट लेते हैं हम लोग। एक वृत्त खींचे, मान लीजिए कि प्रमुख हेमोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर, अब रंगने का काम है, आप लोग देख लीजिएगा, वही चीज़ें सेम बता रहा है। वृत्त को बांट करके पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध करना है। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या। अब ये ग्लोब कह रहा है फ्रेंड्स, ये ग्लोब जो है ग्रिड का मतलब हो गया कि ग्रिड मतलब हो गया जो देशांतर रेखाएं खींची हैं ये, और जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। बाकी इसमें हमने आपको समय का समझा दिया कैसे कैसे समय बढ़ता है। ये आपका इंग्लैंड है, ये ग्रीनिच रेखा है, 0 डिग्री ये प्रमुख यमोत्तर रेखा है, और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे समय बढ़ता जाता है। भारत की स्थिति क्या है, 5.5 घंटे, यहाँ से 5:30, यहाँ से हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलता है। क्यों, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और जब हम पूरब बढ़ेंगे तो ये प्लस में बढ़ता जाएगा समय। अगर ये स्थिति अगर पश्चिम में जाएंगे तो ये माइनस में होता जाएगा। अगर मान लो आप 12 बज रहा है इंग्लैंड में, तो भारत में कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। अगर 12 बजे इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, तो अगर उस चीज़ को हम पश्चिम देशांतरों में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से आप 5 निकाल लो तो कितना बज जाएगा, 7:30, 7 5 12, 6:30 हो जाएगा ना। 12 में से 5 निकालोगे 7 बचेगा, और 7 में से हाफ निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 6:30। यानी पश्चिम की तरफ कितना बजेगा, 6:30 बजेगा, और यहाँ जब पूरब बढ़ जाएंगे तो कितना बजेगा, 5:30। 5.5 घंटे का अंतर होता है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। परछाई कह रहा है फ्रेंड्स, जब हम सूर्योदय जब होता है तो क्या होता है, परछाई क्या होती है, दोपहर में क्या होती है, छोटी हो जाती है, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय परछाई क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। जब हम खड़े होते हैं सूर्योदय में तो देखते हैं कि हमारी परछाई लंबी जा रही है। क्यों, चूँकि सूर्य जो है सामने दिखता है, और जब वही सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है, परछाइयाँ छोटी हो जाती हैं। इससे भी समय का ज्ञान का पता हमारे पूर्वज, हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियाँ इसी से ज्ञान इसका पता लगाते थे। कह रहा है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब जो इंग्लैंड में ग्रीनिच जो जगह है वहाँ पे कह रहा है कि सूर्य अगर जो है सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे दोपहर होगी सभी स्थानों पे।
चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है, आप लोगों को पता है, बताया भी है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। आप लोगों को बता चुके हैं, सारा मैथमेटिक बता चुके हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है, इसलिए 24 जो आवर्स 360 का जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। मतलब 1 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी, 15 देशांतर। और अगर हम निकालना चाहें कि पृथ्वी जो है एक अंश कितने में घूमती है, एक अंश देशांतर कितने में घूमती है, तो 4 मिनट में। ये मैंने सारा फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर उस समय घड़ी होती है, दिन के 12 बजते हैं। सही है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतरीय में उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय क्यों निकालते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखते हैं, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। फ्रेंड्स कह रहा है कि जैसे अगर हम समय का निर्धारण नहीं करेंगे तो कैसे हम एक समय में कोई रेलगाड़ी चला सकते हैं, एक समय में जो है किसी ऑफिस में जा सकते हैं। इसलिए समय का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया कि भारत में जो है, भारत का जो स्थिति है, जैसे आपका 68 अंश 7 मिनट से 97:25 है, यह अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय आपका 8 अंश 4 मिनट से जो है 37 अंश 6 मिनट जो है उत्तर से दक्षिण। मैं आप लोगों को एक मैप से दिखाता हूँ। जैसे ये भारत की स्थिति है, तो भारत का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है ये 68 है, और ये मान लो आप 97 है, और ये इधर 8 अंश है, ये इधर 97 ये 37 है उत्तर। तो अब इसको निकालने के लिए क्या किया गया, यहाँ से इसको हम 4 बराबर भागों में बांट लें तो 68 और 97 के बीच का लगभग 30 आ जाएगा बीच का अंतर। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नैनी जो जगह है वहाँ से जो है जो रेखा यहाँ पे पड़ती है इसको 82.5 अंश 82 अंश 30 मिनट, ये क्या है, पूरब की तरफ है। चूँकि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, तो यहाँ से ये ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो ये 82.5 अंश जो है पूर्वी जो रेखा है देशांतर, इसको हमने मानक समय माना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का मानक देशांतर रेखा का क्या है, तो कितना है, 82.5 अंश है। 82.5 अंश को हम लिखते हैं कैसे, 82.5 अंश को लिखते हैं ऐसे 82 30, ये हो जाता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में क्या जान जाते हैं, 82 50 जानते हैं, ये गलत है। 82 30 जो है क्या है, ये अपना 82.5 इसको बोलते हैं। तो ये हमारा मानक जो है यमुनोत्तर रेखा है, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होके गुजरती है, और यहीं से सभी समयों का निर्धारण किया गया। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र को आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 12 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत इंग्लैंड के बीच का समय क्या है? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा, ऊपर मैंने बताया भी कि जो भारत जो है ग्रीनिच जो रेखा इंग्लैंड में है, वहाँ जो प्रमुख यमोत्तर जो 0 देशांतर है, वहाँ से भारत का जो समय का अंतराल कितना है, 5.5 घंटे। हम लोग आगे चलते हैं तो जब वहाँ 2 बजेगा तो यहाँ 2 में 5.5 घंटा आप जोड़ दो, कितना बज जाएगा, 7:30 बजे शाम हो जाएगा। यहाँ पे वही बता रहा है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। हाँ बिल्कुल है। तो अब 82.5 है, इसलिए अब यहाँ टाइमिंग में आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकाला इसने। अब आप देखो, ये ग्लोब है और भारत की स्थिति यहाँ है, इंग्लैंड यहाँ पे है, और यहाँ ग्रीनिच में 0 माना गया। भारत की जो मानक देशांतर रेखा यहाँ पे है, ये कितनी है, 82.5 है। तो यहाँ से 82.5 अंश को क्या करेंगे, जब पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 देशांतर घूमती हैं, तो 82 जो 82.5 है, अगर हम
इसमें 15 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 और 7.5 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 का मतलब 15 देशांतर 1 घंटे में, तो 7.5 का मतलब 30 मिनट, मतलब देखिए साढ़े आ गया ना ये आपका 5.5 घंटा। ये भारत की मानक एवं उत्तर दिखा रहा है, ये 82.5 अंश है। कैसे आया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम काउंटिंग करें तो जो आएगी संख्या, जैसे 30 आती है संख्या, तो 30 का हाफ कर देंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके 15 देशांतर के बीच में जो 82.5 आती है उसी को मानक यमुनोत्तर मान लिया गया। कह रहा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रूस बड़ा देश है तो वहाँ जो है एक मानक देशांतर से काम नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई, बनाई गई 11। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हम लोग का आज लेसन सेकंड समाप्त हुआ क्लास 6 का। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, चूँकि हम एक एक टॉपिक पे एक एक जो लाइन पढ़ करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी अगर इसमें हो तो आप लोग एक बार कमेंट्स ज़रूर करिए। और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी का सही आकार क्या है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है भूआभ है, मतलब ध्रुवों पे क्या है, चपटी है। ग्लोब क्या है, बता दीजिए ग्लोब क्या है। ग्लोब पढ़े हैं आप ऊपर इसमें। ग्लोब पृथ्वी का जो है क्या है, लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है, 23.5 है, 23.5 है। उत्तरी कर्क रेखा हो गया। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध आपने बताया, अभी पढ़ा आप लोगों ने, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है, बता दीजिए क्या है। पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश है, उत्तर से दक्षिण खींची जाने रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं से समय का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो मिलती हैं तो ग्रिड बनता है। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जो है सूर्य जो है वर्ष भर वहाँ सीधा चमकता है। एक बार दोपहर, एक बार जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और एक बार मकर रेखा पर, तो इसलिए जो कर्क और मकर रेखा का जो बीच का है वहाँ उष्मा अधिक मिलती है और वह उष्णकटिबंध है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। इजी है, आपने पढ़ा कि ग्रीनिच जो इंग्लैंड में है वहाँ से भारत का क्या है 82.5 अंश मानक यमुनोत्तर है। 82.5 को हम 15 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा आ जाएगा। यानी भारत क्या चलता है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, पूर्वी देशांतर की तरफ हमारा है। अगर यही पश्चिम में होता है तो 5.5 घंटे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। सही उत्तर दीजिए। प्रमुख यमुनोत्तर का मान कितना है, आप लोगों को पता है, इसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ी, कहाँ ठंड पड़ेगी, ध्रुवों पे। देशांतरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और कहाँ होगा। ग्रिड किसका जाल है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये हो जाएगा अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं यमुनोत्तरों का जाल है ये ग्रिड। फ्रेंड्स नीचे खाली स्थान का दे रहा है, खाली स्थान मकर रेखा स्थित है, बता दीजिए 23.5 अंश दक्षिणी में। भारत का मानक यमुनोत्तर है कितना है, ये हो जाएगा 82 अंश 30 मिनट। 0 यमुनोत्तर को क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, प्रमुख यमुनोत्तर। 0 प्रमुख है क्या है, 0 यमुनोत्तर को ये क्या कहते हैं, ये प्रमुख क्या है, देशांतर रेखा है। कहाँ पे खींची गई है, 0 नहीं 0 यमुनोत्तर को विषुवत भी कहते हैं और 0 को वहाँ पे देशांतर भी कहते हैं जो ग्रीनिच से खींचा गया है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। नीचे बोर्ड वगैरह बनाना है, आओ खेल खेल में जो भी करना है आप लोग कर लीजिएगा। ये ग्लोब बना लीजिएगा जैसे भी है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 हमने आज समाप्त कर लिया और
नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी अगर सुझाव हो फ्रेंड्स तो ज़रूर दें। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।